आज अनुपात और समानुपात का पार्ट 8 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करते हैं। बोल रहा है ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। बाबू बोला है, देखो क्या बोला है कि बी ए बी सी का अनुपात में कितना है, बताओ तो वेतन का अनुपात। तो 1:2:3 है, कितना 1:2:3 है। और बी तथा सी का कुल वेतन 12। तो जब किताब का ऊपर और उसी बात को रेशियो को दोबारा कहलाएंगे, कहाँ लिखेंगे नीचे, यानी कि बी रेशियो में 2 और सी 3, तो 2 और 3 5, यानी टोटल कितना है 5। बी तथा सी का टोटल कितना है रेशियो में, तो 5। और निकालना है क्या, तो बाबू देखो कहा है कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो बाबू देखो अगर प्रतिशत का दे तो प्रतिशत में बाबू नियत वैल्यू का कोई महत्व नहीं है। बता देते हैं क्यों नहीं महत्व, हम इस तरह से निकाल के बता देते हैं और फिर बताएंगे कि नियत वैल्यू का क्यों महत्व नहीं है। ठीक है, प्रूफ भी हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन जैसे कर रहा है वैसे ही कर देते हैं और निकालना है। देखो जब भी प्रतिशत निकालना है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे पता रहना चाहिए कि ए का वेतन कितना है, सी का वेतन कितना है। तो ए का वेतन निकालना है तो 1 से गुना, सी का वेतन निकालना है तो 3 से गुना। तो कितना आ गया, ये देखो कट गया, 24 बचे 120 और 2 को 0, तो 2400 में 1 से गुना तो 2400 और 3 से तो 24 दिया 7200। कितना अधिक है बताओ तो, 4800। कितना अधिक है 4800। तो किससे, तो ए से, जिसमें से लगा हुआ है कहाँ लिखना है नीचे, तो ए से। तो ए का वेतन कितना 2400 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। तो देखो बाबू 2 मरतबे कट गया तो कितना आ गया 200%। कितना आंसर आ गया 200% है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं कि नियत वैल्यू का क्यों नहीं मानते हैं, बिना नियत वैल्यू को बनाते हैं। तो बाबू बिना नियत वैल्यू यानी कि रेशियो से पूरा काम करते हैं। तो देखो ए का वेतन कितना है, यहाँ पे 1 रेशियो में 1 और सी का वेतन 3, तो कितना अधिक हो गया बाबू 2। कितना अधिक हो गया तो 2। किससे अधिक है, तो ए से। तो ए जिसमें से लगा हुआ है उसको कहाँ लिखना है नीचे, यानी कि ए का कितना एक एम, इसमें देखो तो ए में से लगा हुआ, तो ए का कितना 1 जिसमें से लगा हुआ है कहाँ लिखेंगे नीचे। अब प्रतिशत लगाना है तो नीचे सॉरी गुना में 100%, लगाना है तो गुना में 100। तो 2 में 100 से गुना करो तो 200%। बाबू देखो आंसर में कोई डिफरेंस आया, आंसर डिफरेंट हुआ नहीं। देखो प्रतिशत निकालना है तो रेशियो प्रतिशत में दे दिया माँ, और रेशियो में लाना तो भी नियत वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता, और रेशियो में दे दिया अगर प्रतिशत में लाना है तो भी नियत वैल्यू का कोई महत्व नहीं है। पता चल गया ना। आई होप इस सवाल को अच्छे ढंग से समझे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एन ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी का मान खोजा। तो किसका खोज रहा है बाबू, एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी सी का ना बाबू। तो देखो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है सी और बी का वैल्यू डी है कि नहीं है, ये तो उल्टा देखो, सी का वैल्यू ए और डी का वैल्यू बी। तो वहां पे देखो ए और सी है ना, तो चाहे तो ए ही बना दो सी को भी, या तो ए को सी बना दो। तो फिलहाल हम ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं ए, तो ए में ए प्लस एन, सी को क्या बना देते हैं ए, चाहे तो ए का वैल्यू सी बोलो चाहे सी का वैल्यू ए बोलो, और अनुपात एम बी, देखो डी को भी बी बना दिए, चाहे तो बी का वैल्यू डी बोलो चाहे डी का वैल्यू बी बोलो, ए बी हो जाएगा ना। हाँ तो इसमें से देखो दोनों में ए कॉमन है कि नहीं, एम प्लस एन और अनुपात बी देखो कॉमन लो तो एम प्लस एन होगा। हाँ होगा, देखो
और रेशियो में जो भी कॉमन रहता है, रेशियो में जो भी कॉमन रहता तो क्या निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है। यानी कि देखो ए वाला कॉमन है तो बाहर निकल गया, तो ए अनुपात क्या बचा बी। ऑप्शन नंबर बाबू सी आंसर। या तो ए अनुपात बी को क्या सी अनुपात डी भी दे सकता, आंसर क्या दे सकता सी अनुपात डी। फिलहाल ए अनुपात बी। क्यों सी अनुपात डी देगा, क्योंकि देखो यहाँ ए का वैल्यू सी भी है, अभी का वैल्यू डी तुम रख दो, ठीक है ना। तो अभी आंसर ए अनुपात बी है, ऑप्शन नंबर सी। यदि ए अनुपात बी 1:2, सी अनुपात डी 2:4, ई अनुपात 1 बराबर 3:6 हो तो एन ए प्लस एन सी प्लस पी बटा एन डी प्लस एन डी प्लस पी का मान पूछा। तो देखो बाबू इसमें देखो कॉमा है तो निकाल दो, नहीं निकालना चाहते तो नहीं निकालो, लेकिन फिलहाल निकाल देते हैं। जैसे को मतलब क्या होता है, जो कॉमा रहता है सब निकल जाता है। यानी कि 1 बच गई कितना 2 निकलेगा ना कॉमा, इसमें से देखो 3 कॉमा निकल जाएगा तो 1:2 बचेगा। हाँ बच जाएगा, यहाँ पे मान रख दो। तो m गुना a का मान 1 प्लस n गुना c का मान, तो देखो c का मान 1 ही ना, प्लस p गुना e का मान, तो e का मान बाबू 1 और बट्टा m गुना d का मान 2 और प्लस n गुना d का मान 2 प्लस f p गुना f का मान 2 है ना। अब देखो ऊपर क्या आया m प्लस n प्लस p और नीचे बाबू देखो सारा में 2 है तो 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ गया m प्लस a प्लस p बच गया। देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, यानी कि 1/2 कितना आ गया 1/2। इससे साबित होता है कि अगर बाबू यहाँ से अनुपात तीनों का एक ही है, अनुपात तीनों का एक ही है और इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी ए सी ई ऊपर में है, अब सेकंड टर्म यानी कि बी डी एफ कहाँ नीचे दे दिया, ठीक है ना। तो अनुपात तो वही हो जाता है बाबू जो अनुपात दे चुका, तो अनुपात 1:2 ने दिया है तो 1:2 ना आया, इसलिए देखो जैसे मार दो आंसर, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करके फिर आप प्रूव करना जरूरी नहीं होता। यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो इसका कहने का तात्पर्य हो गया ना बाबू कि P का मान भी 2, R का मान भी 2 और T का मान भी 2, Q का मान 3, S का मान 3 और U का मान 3 हो तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU। देखो हम पहले देखेंगे कि पहले का टर्म वाला सब देखो इन्हें लगाया है, लगाया कि नहीं PRT लगा दी इधर, अब इधर क्या लगाया QSU लगा दे, QSU लगाया ना, तो डायरेक्ट हम मारेंगे यही आंसर कौन होगा, यही 2:3 होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब बना देते हैं तो एम पी के मान तो 2, एन गुना आर के मान तो 2, भी गुना टी के मान तो 2 है ना, अब अनुपात कितना एम गुना क्यू का मान। अब देखो इसमें से कितना कॉमन निकल रहा है बाबू, अब यहाँ से कितना कॉमन निकल जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा एम प्लस एन प्लस डी बचेगा। अब अनुपात यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो कितना बचेगा एम प्लस एन प्लस भी है बचेगा ना, या तो 3 निकल गया तो भी बचा। अब देखो ये कॉमन है तो निकल गया, तो 2 अनुपात कितना आ गया 3। या ऐसा मत रहे देख लेना कि पहले का टर्म वाला इधर लिखा सेकंड टर्म वाला इधर, तो डायरेक्ट यही आता आंसर। डायरेक्ट कौन होगा तो 2:3 ही होगा। यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU पूछा। तो पहले चेक करना की बात ये पहले का टर्म वाला इधर सटाया है, दूसरा सेकंड टर्म वाला इधर सटाया है, तो P सटा हुआ है, R सटा हुआ है, T इसमें भी सटा हुआ है, इसमें Q S U सटा हुआ। डायरेक्ट यही मारो आंसर, क्या मारो कौन डायरेक्ट कौन होगा आंसर 2:3 ही होगा, जो यहाँ पे दिया वही होगा आंसर। अभी फिलहाल अभी बताएं सवाल नंबर 49, अगर न समझ में आया हो सवाल नंबर 49 को देख ले फिर से रिमाइंड करके, उसमें बताएं डिटेल करके भी प्रूफ भी करवाएं। समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। देखो बाबू ऊंचा कितना है लड़का
ऊंचा कितना है लड़का, 1.4 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब परछाई की लंबाई कितना है, 1.2 मीटर। कितना है, 1.2 मीटर। यानी कि किसी समय पर, निश्चित समय, देखो फिर कहते हैं इसी समय, यानी कि निश्चित समय, उसी टाइम पे, यानी कि सूर्य वहीं पे है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जब वहीं पे सूर्य है उसी समय की बात हो रहा है, तो वही रेशियो होगा जिस रेशियो में उस लड़का की परछाई बन रहा है हाइट के अनुसार, उसी रेशियो में भवन का भी परछाई बनेगा। एकदम निश्चित बात है कि वही परछाई, क्योंकि सूर्य वहां से हटा नहीं है, उसी समय की बात कर रहा है, यानी कि फिक्स्ड टाइम, यानी एक निश्चित टाइम, यानी कि 10 बजे लड़का की परछाई का अनुपात जो बना, उसी टाइम यानी कि 10 बजे उसी अनुपात में भवन की परछाई बनेगा ना। यानी कि इसका कितना अनुपात हो गया, तो 7 हो गया अनुपात 6, तो रेशियो सेम रहेगा कि नहीं, रेशियो सेम। तो भवन की परछाई की लंबाई कितना, 5.4 मीटर। भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर, यहाँ से कितना है, तो 6 है। और निकालना है क्या, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना, 7 से गुना 0.9 मरतबे कट गया, 9 से 63, यानी कि 6.3 मीटर। कितना आ गया बाबू, 6.3 मीटर। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न का अंश कितना है, देखो बाबू, अंश में से 9 घटा रहा है, हर में से थोड़ा ना घटा रहा है, हर में से घटा रहा है नहीं, तो हर तो समान होना चाहिए ना, होना चाहिए सर। तो देखो अंश और हर कितना, 3:4 है, 3:4, यानी कि पुराने वाले भिन्न का, यानी कि मूल भिन्न किसका था, मूल, यानी कि पुराने वाला का था, मूल भिन्न का अंश और हर का रेशियो 3:4। अब बोला कि अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कितना हो जाता है, 2/3। बाबू देखो यार, अंश भिन्न में जब भी अंश होता है तो ऊपर और हर होता है नीचे, तो देखो अंश कितना है मूल भिन्न में, 3 और हर 4। अब इसका बाबू कहा कि 9 अंश में जब 9 घटाएंगे तो मूल भिन्न का 2/3 हो जाएगा, तो मूल भिन्न का मतलब गुना और 2/3, तो कितना आ गया, 2 और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1/2। कितना आ गया बाबू, नया भिन्न क्या बना, 1/2, यानी कि अंश 1 तो हर 2, अंश 1 तो हर 2 बनेगा कि नहीं। देखो कहा कि मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न तो 3/4 और गुना 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 1/2, यानी कि अंश 1 तो हर 2, अनुपात 1:2 हो गया आंसर है। ये नए भिन्न आ गया ना बाबू, नए भिन्न का आंसर है। फिर बोल रहा है कि अंश में से 9 घटाएंगे, अंश में से बोल रहा है 9 घटाने के लिए, हर में से नहीं, यानी कि हर को समान, हर को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हर 4 है, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो हर में 4 बनाने के लिए देखो हर 2 है, तो हर 4 कैसे बनेगा, इसको 4 बनाएंगे तो कितना से गुना, 2 से ना, कितना से गुना, तो 2 से, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, नहीं भिन्न हो गया ना, ये क्या बन गया, 2 बन गया, ये 4, यानी बाहर देखो 4, यहाँ भी 4 समान हो गया, काम बन गया। अब अंश कितना घट रहा है रेशियो में, तो बाबू एक रेशियो में 1 घट रहा, नियत वैल्यू में कितना घटा रहा, नियत वैल्यू में कितना घटा रहा, तो 9 घटा रहा, और रेशियो में 1, तो रेशियो वाला नीचे लिखते हैं, नियत वैल्यू वाला ऊपर। फिर पूछा कि मूल भिन्न का अंश, यानी कि मूल भिन्न ये वाला ना बाबू, अंश कितना है, 3, तो गुना 3, तो 9 3 27, कितना आ गया बाबू, 27। समझ में आ रहा है ना। वामन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेमी स्क्वायर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। बाबू देखो पहले तो समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं समझने के लिए। अगर थोड़ा मोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में अगर जानकारी है तो इसी भी बना सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट होगा जो न्यू होगा, बिगिनिंग ईयर में होगा। तो देखो भुजाएं कितना समकोण बनाने वाली
देखो बाबू समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना अति आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, जब भी इस तरह का दिखे तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है बाबू 90 डिग्री। तो यही समकोण ना बना रहा है कौन कौन भुजा, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला बना रहा। तो यही समकोण बनाने वाली भुजा का अनुपात दे दे 5:12। देखो बाबू जब भी यहाँ 5 और 12 दिखे तो क्या आना चाहिए माइंड में, तेरा बता चुके हैं इंट्रोडक्शन के त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में कि ये 5 12 तो 13, उसमें ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिपलेट लिखवा देते हैं, उसी में से है 5 12 13। तो ये 5 12 तो कितना होगा बाबू 13 होगा, अन्यथा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बोला यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेमी स्क्वायर, बाबू त्रिभुज के क्षेत्रफल से कांस्टेंट टर्म फेंका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और नियत वैल्यू क्षेत्रफल दे दिया है क्वेश्चन में। तो हम भी रेशियो से क्षेत्रफल निकालेंगे ना, निकालेंगे। पहले बुक वाला ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद रेशियो वाला नीचे लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि आधार कितना 12 और हाइट कितना है तो 5, कितना आ गया बाबू 6 दूनी 12 6 5 30, कितना आ गया 30। और देखो बाबू यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने में ध्यान दो, क्या ध्यान दो कि यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे थे 2 रेशियो का मल्टीपल हो रहा, और जब भी 2 रेशियो का मल्टीपल हो, जब भी 2 रेशियो का मल्टीपल हो तो क्या चढ़ाएंगे वर्गमूल चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे वर्गमूल चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे ये पीछे का लेक्चर में बता चुके हैं अच्छे तरह से, उसमें क्यूब रूट फोर्थ रूट कैसे चढ़ाएंगे उसमें सब डिटेल चर्चा किए थे। फिलहाल यहाँ पे रूट का जरूरत है, यानी कि वर्गमूल चढ़ेगा। 2 रेशियो का मल्टीपल होगा तो किस में जाएगा वर्गमूल में जाएगा। निकालना क्या है बाबू तो कर्ण की लंबाई, यानी कि कितना तो 13, तो 13 से गुना, देखो कट रहा है ना 9 3 27, और 9 के वर्गमूल कितना आ गया तो 3 आ गया, गुना 13। तो 3 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 13 3 39, कितना 13 3 39। ऑप्शन नंबर ए 53 का ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ पे नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ठीक है चलते हैं अगले सवाल पे। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है पूछा ना बाबू। तो इस साइड ले लेते हैं चतुर्भुज और उस साइड ले लेते हैं त्रिभुज, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इस साइड ले लेते हैं त्रिभुज, क्योंकि दो चीजों का जिक्र किया है, एक चतुर्भुज का एक त्रिभुज का। इसमें 3 कोण होता है, इसमें 4 कोण, इसमें चारों कोणों का अनुपात दे चुका है बाबू 6:3:4:5। अब ये पता होनी चाहिए आपको कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू 360 डिग्री, यानी कि 6 3 9 9 4 13 13 5 18, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो 18 के वैल्यू कितना हो गया, 18 यूनिट के वैल्यू 360, यानी कि 1 यूनिट का कितना होता है 20, 1 यूनिट का कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि 20 से गुना हो रहा है ना। तो इसमें भी 20 से करो तो 20 6 20 से 120 डिग्री, इसमें 20 दिया 60 डिग्री, इसमें 20 चको 80 डिग्री, और 20 बचे 100 डिग्री आ गया बाबू। देखो सारा कोण निकल गया चतुर्भुज का, 120 डिग्री का आया, 60 डिग्री 80 डिग्री और 100 डिग्री। अब आ जाओ त्रिभुज ने क्या क्या कहा। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4, तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री, इसका 1/4 क्या है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, यानी कि कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया बाबू 30 डिग्री। और फिर बोला है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, यानी कि दूसरे सबसे बड़े कोण कितना 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री, और इससे 10 डिग्री अधिक है कौन तो त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण। तो 100 यहाँ पे है तो इसका
10 अधिक है ना, दूसरा सबसे बड़ा कौन से चतुर्भुज के 100, कितना हो जाएगा 100 + 10 110। ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा त्रिभुज का गया सबसे बड़ा आए वो आएगा ना, वो आएगा कि नहीं, वो इसी का पूछा है दूसरा सबसे बड़ा कोण का मान बताएं, क्योंकि चतुर्भुज में 3 कोण, सबसे छोटा आ गया, सबसे बड़ा को आ गया, तो सब फिर दूसरा का बड़ा आएगा ना, दूसरा बड़ा तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, मालूम है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री में 30 और 110, 30 और 110 कितना हो गया 140 हो गया, 140 निपट गया 180 में, तो कितना बचा 40 डिग्री, कितना बचा तो 40 डिग्री। दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना आ गया बाबू, तो 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी 9 यानी कि नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया दूसरा सबसे बड़ा कोण 40 डिग्री, आंसर कितना हो गया 40 डिग्री। आई होप इस सवाल को अच्छे ढंग से आपने समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 55 की ओर प्रस्थान करते हैं। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग कितना होगा। यानी देखो बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे चुका, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बता दो, कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ से कितना है बाबू 2 3 5 4 9, जो नियत वैल्यू ऊपर और रेशियो के द्वारा उसी बात को दोहराएंगे नीचे, और निकालना है क्या, देखो सबसे छोटे कोण के दुगने, यानी कि सबसे छोटा कौन होगा 2, सबसे छोटे कोण के दुगने यानी कि 2 2 जा 4, तो दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, दूसरे सबसे बड़े कोण, ये सबसे बड़ा हो गया ना, तो दूसरा सबसे बड़ा 3, इसका कितना तिगुने यानी कि 3 से गुना करके, तो 3 3 जा 9 का मिलकर योग क्या होगा, यानी कि 9 और 4 कितना होगा बाबू 13, कितना 13, तो निकालना यही ना। देखो कहा है सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर योग कितना होगा, तो 9 4 13, जिसको निकालना है बगल में गुना 9 दूनी 18, यानी कि 20 मरतबा एक कट गया, 13 दूनी 26, यानी कि 260 डिग्री। कितना आ गया बाबू 260 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ चुका है ना। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी के क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष, बाबू पानी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष में क्या कहेगा वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी कि पानी के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहाँ लिखना है नीचे। दूध की मात्रा सबसे कम है, यानी कि दूध को ऊपर लिखना है, दूध के बोल रहा है, पानी की तुलना करके दूध की मात्रा पूछ रहा है कि कम है कि कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे कम वाला पूछा। 4 पात्र याद दे दिया, यानी कि 4 बर्तन, कितने बर्तन 4 बर्तन, तो ए बी सी 4 को मान लेते हैं, ए बी सी और डी। तो बाबू पहले ऊपर वाला क्या लिखेंगे दूध, यानी कि दूध देखो फर्स्ट में सेकंड में पानी, तो पहला पात्र में 5 दूध, पानी कितना 3, यानी कि दूधवा कितना 5 और पानी कितना 3। सेकंड में कितना है बाबू 2 और 1, तो 2/1, यहाँ पे कितना है 3/2, यहाँ पे 7/4 होगा ना, कहा कि पहले तो दूध दे दिया, तो दूध को ऊपर लिखेंगे पानी को नीचे। अब बाबू देखो यहाँ पे कितना आएगा बाबू 1.75, कितना आ जाएगा 1.75, यहाँ पे 1.5 आएगा, यहाँ पे तो 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा 1.6 आएगा, कितना आएगा 1.6। तो सबसे कम किस में हो रहा है बाबू, सबसे कम देखो सी पात्र में हो गया, कितना 1.5, यानी कि तीसरे पात्र में, क्या तीसरे पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है,
यानी देखो इसमें 2 आ गया, 1.6 आ गया, इसमें कितना आ गया 1.5, यानी इसमें कितना आ गया 1.75। सबसे कम कौन हुआ 1.6 2 1.5 या 1.75। जाहिर सी बात है इसमें सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर सी।